हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और यह दुनिया इस प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें दिखाई देने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा ना दिखने वाले माइक्रोब भी पृथ्वी के बायोलॉजिकल सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से सबसे अधिक डाइवर्सिटी रखने वाले जीव हैं। बैक्टीरिया सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोब हैं जो लगभग हर संभव स्थान पर पाए जाते हैं। ये मिट्टी में, जल में, वायु में, जीवित जीवों के शरीर में लगभग हर संभव जगह पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया उन स्थानों पर भी देखे जाते हैं जहां पर जीवन की संभावनाएं कम से कम होती हैं। गहरे पानी के स्रोत जिन्हें गीजर कहते हैं, वहां पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा बर्फ की चट्टानों से लेकर अत्यधिक अम्लीय वातावरण में भी बैक्टीरिया उपस्थित हैं। माइक्रोब का एक बड़ा संसार है जिसे हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, पर नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया के अलावा प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स भी माइक्रोब में शामिल होते हैं। हम कह सकते हैं कि माइक्रोब की दुनिया में भी पर्याप्त विविधता है। वायरस आज भी एक पहेली बने हुए हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। प्रियॉन्स एक प्रकार के संक्रामक प्रोटीन हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बगैर भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक इसको एक बड़ा आश्चर्य मानते हैं। वे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं और इनकी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, वे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को आज बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आज हमारे पास पर्याप्त तकनीक है कि हम माइक्रोब को लेबोरेटरी में आसानी से संवर्धित कर सकते हैं। जिस माध्यम में माइक्रोब को कल्चर किया जाता है उसे न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं। इस न्यूट्रिएंट मीडिया में बढ़ती हुई माइक्रोब की कॉलोनी को हम धब्बों के रूप में देख सकते हैं, पर अकेले माइक्रोब को देखने के लिए बेहतर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होता है। हमारे मन मस्तिष्क में माइक्रोब को लेकर यह छवि बनी हुई है कि ये खतरनाक होते हैं और कई प्रकार की बीमारियों के पीछे इनकी भूमिका होती है, और यह छवि पूर्णतः गलत भी नहीं है। यह सच है कि कई प्लांट और एनिमल डिजीज का कारण माइक्रोब होते हैं, पर यह पूरा सच भी नहीं है क्योंकि सभी माइक्रोब हार्मफुल नहीं होते हैं। कई माइक्रोब मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। ऐसे माइक्रोब हमारी विविध प्रकार से मदद करते हैं। कई माइक्रोब हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूध का दही में परिवर्तन होना है। दही हमारी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। दरअसल लैक्टोबैसिलस अपनी ग्रोथ के दौरान लैक्टिक एसिड को उत्पन्न करता है, जो मिल्क के प्रोटीन को आंशिक रूप से डाइजेस्ट कर देता है। इसी कारण दूध अब दही में बदल जाता है।
एक चम्मच दही को कई लीटर दूध में मिलाकर दूध को दही में बदला जा सकता है, क्योंकि उस एक चम्मच दही में कई मिलियन लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं जो अनुकूलतम तापमान पर तेजी से वृद्धि करते हैं और दूध को दही में बदल देते हैं। पर क्या इस प्रक्रिया का कोई फायदा है? दरअसल जब दूध का परिवर्तन दही में होता है तब उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है। इसमें विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब हम दही खाते हैं तब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये पावरफुल गुड बैक्टीरिया के रूप में काम करते हैं और बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देते हैं। इडली और डोसा जो दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन हैं और आज दुनिया भर में उपलब्ध हैं। इन्हें बनाने में भी जिस आटे के घोल का प्रयोग करते हैं उसमें भी बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इस आटे के घोल को फर्मेंट करते हैं और इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटिरॉइड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि ब्लैक ग्राम या काली उड़द की दाल में महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार जब ब्रेड बनाई जाती है तब उसमें बेकर्स ईस्ट को आटे में मिलाया जाता है। बेकर्स ईस्ट एक प्रकार की कवक या फंजाई होती है जिसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जाना जाता है। जब ब्रेड के आटे में ईस्ट वृद्धि करता है तब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में CO2 निकलती है और इसी के कारण आटा फूल जाता है और ब्रेड स्पॉन्जी हो जाती है। ईस्ट का और मनुष्य का बड़ा पुराना संबंध है। मनुष्य ने इसी ईस्ट की मदद से अल्कोहल का उत्पादन भी शुरू किया था। इसी वजह से सैक्रोमाइसिस को ब्रेवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। बियर और वाइन सीधे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बने उत्पाद हैं। दक्षिण भारत में टोडी एक परंपरागत पेय पदार्थ है। इसे पाम के पौधों से प्राप्त रस को फर्मेंट करके बनाया जाता है। माइक्रोब का मनुष्य से गहरा नाता है। जाने अनजाने हम एक अजनबी को अपना दोस्त बना चुके हैं। आज माइक्रोब का उपयोग मछलियों को फर्मेंट करने में भी किया जाता है, जिससे वे और स्वादिष्ट हो जाती हैं। सोयाबीन और बम्बू शूट भी फर्मेंट होने के बाद स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बन जाते हैं। चीज का जिक्र किए बगैर माइक्रोब की कहानी अधूरी है, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम फूड आइटम है जिसे माइक्रोब की मदद से बनाया गया था। आज दुनिया भर में अनेकों प्रकार की चीज किस्में उपलब्ध हैं। चीज की ये अलग अलग किस्में उसकी गंध, अलग स्वाद और विशिष्ट गठन के कारण पहचानी जाती हैं। चीज में ये सभी विशेषताएं माइक्रोब की क्रियाशीलता से आती हैं। स्विस चीज में बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोपाइनोबैक्टीरियम सेरेमनी किण्वन की प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में CO2 को विमुक्त करता है, जिससे इन छिद्रों का निर्माण हो जाता है। रॉकफोर्ट चीज को पकाने में पेनिसिलियम फंजाई का उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार की चीज की किस्में विभिन्न माइक्रोब की क्रियाशीलता को बतलाती हैं। मनुष्य के आसपास मिलने वाले माइक्रोब हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। मनुष्य ने इन माइक्रोब की दुनिया को जानने का लगातार प्रयास किया है और अपने फायदे के लिए अपने कुछ दोस्त भी इनकी दुनिया से खोज निकाले हैं, और ये हैं हमारे इनविजिबल फ्रेंड्स।
everything about you. Everything about you. मनुष्य की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही जिज्ञासु रही है। उसने वह हर संभव प्रयास किया है कि जीवन और आसान बन सके। कृषि से लेकर औद्योगिकरण तक एक लंबी कहानी है। औद्योगिकरण ने जीवन को आसान बनाया है क्योंकि हमारी जरूरत की लगभग हर वस्तु को आज हम उत्पादित कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। तब से लेकर आज तक लगातार विकास जारी है, पर इसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है। आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग भी एक सत्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम औद्योगिक क्रियाओं में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शामिल करें और जैव तकनीकी का इस्तेमाल करें तो प्रदूषण भी कम होगा और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी मिलेंगे। पर क्या वाकई में सूक्ष्मजीवी या माइक्रोब औद्योगिक उत्पाद बनाने में हमारे मददगार साथी सिद्ध होंगे? आज बड़े पैमाने पर उद्योगों में माइक्रोब का उपयोग हो रहा है और इनकी मदद से मनुष्य के लिए कई उपयोगी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। पेय पदार्थ, एंटीबायोटिक्स, फाइन केमिकल्स, एंजाइम्स और कई प्रकार के बायोएक्टिव केमिकल्स इन उत्पादों में शामिल हैं। जब माइक्रोब को उद्योगों में उपयोग किया जाता है तब उन्हें बड़े पैमाने पर संवर्धित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़े आकार के विशिष्ट बर्तनों को तैयार किया जाता है जो इन माइक्रोब को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करते हैं कि वे तेजी से वृद्धि कर सकें और हमारा तय किया उत्पाद हमको प्रदान कर सके। ऐसे बड़े आकार के बर्तन फर्मेंटर कहलाते हैं। फर्मेंटर वे उपकरण हैं जिनमें माइक्रोब रूपी मशीनें काम करती हैं। अल्कोहल का मानव सभ्यता के विकास के साथ एक गहरा नाता रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण बतलाते हैं कि हजारों वर्षों से मनुष्य अल्कोहल का उत्पादन करता आ रहा है। मिस्र की सभ्यता से लेकर चीन और भारत के प्राचीन इतिहास में भी अल्कोहल का जिक्र शामिल है। बेबीलोन के निवासी वाइन की देवी की पूजा किया करते थे। ग्रीक साहित्य में अल्कोहल के अधिक उपयोग से होने वाली समस्याओं का भी जिक्र मिलता है। आज भी अल्कोहल उद्योग एक बड़ा उद्योग है जो किसी भी देश की सरकार को राजकोष में बड़ा योगदान देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट इस उद्योग की वे मशीनें हैं जो फर्मेंटेशन कर अल्कोहल बनाती हैं। वाइन, बियर, विस्की, वोदका, साइडर, ब्रांडी और रम अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जिनका एक बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में है। इनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी का उपयोग किया जाता है। यह वही माइक्रोब है जिसका उपयोग ब्रेड को बनाने में भी किया जाता है। ईस्ट को हम ब्रेवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया में फलों के रस या माल्ट युक्त अनाज को ईस्ट की मदद से फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से इथेनॉल का उत्पादन होता है। यह पूरी प्रक्रिया एक प्रकार का अपूर्ण ऑक्सीकरण है जिसमें ग्लूकोज का परिवर्तन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। अल्कोहलिक पेय पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: बियर, वाइन और डिस्टिल्ड पेय पदार्थ। बियर को बनाने के लिए बार्ली का उपयोग करते हैं, जबकि वाइन को बनाने के लिए अंगूर के रस का उपयोग करते हैं। बियर और वाइन वे अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जो कि फर्मेंटेशन के बाद सीधे उपयोग किए जाते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम और वोदका
को बनाने के लिए फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। इनमें अल्कोहल का प्रतिशत भी बियर और वाइन की तुलना में अधिक होता है। पूरा अल्कोहल उद्योग एक माइक्रोब ईस्ट पर टिका हुआ है। माइक्रोब की बड़ी भूमिका मेडिकल फील्ड में भी है। एक तरफ कुछ माइक्रोब बीमारियों का कारण है, तो दूसरी तरफ कुछ माइक्रोब एंटीबायोटिक्स का भी बड़ा स्रोत है। एंटीबायोटिक्स वे मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग इन्फेक्शियस डिजीज के इलाज में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स की खोज 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है और इसने मानव सभ्यता के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिन बीमारियों को लोग पहले देवी प्रकोप या पिछले जन्म का पाप मानते थे, उन बीमारियों को एंटीबायोटिक्स ने क्यूरेबल बना दिया है। कई अंधविश्वासों को तोड़कर मेडिकल क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स ने अपना वैज्ञानिक पक्ष रखा है। ये वे केमिकल्स हैं जो माइक्रोब की जैविक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप बनते हैं। एंटी का अर्थ है विरोधी और बायोटिक का अर्थ है जीवन। दोनों शब्दों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये वे केमिकल्स हैं जो जीवन विरोधी हैं। पर ये किसके जीवन के विरोधी हैं? एंटीबायोटिक्स उन माइक्रोब के जीवन के विरोधी हैं जो कई संक्रामक बीमारियों का कारण होते हैं। ये हमारे जीवन को बचाने वाली मेडिसिन हैं, क्योंकि ये बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब के जीवन की विरोधी हैं। प्रकृति में एंटीबायोसिस की घटना एक सामान्य घटना है, जिसमें एक प्रकार के माइक्रोब अपने आसपास उपस्थित अन्य माइक्रोब को मारने के लिए या उनकी वृद्धि को सीमित करने के लिए केमिकल टॉक्सिन्स को उत्पन्न करते हैं। ये घटनाएं मिट्टी में बड़े पैमाने पर होती हैं, इसलिए सॉइल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करते हैं। हर एक एंटीबायोटिक एक प्रकार का केमिकल टॉक्सिन है जो कि बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है और उनको नष्ट कर देता है। इसलिए एंटीबायोटिक के अलग अलग वर्ग होते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स सावधानी के साथ अलग अलग बीमारियों के लिए उपयोग करते हैं। मानव कल्याण के दृष्टिकोण से हम एंटीबायोटिक्स को जीवन के लिए वरदान मानते हैं। ये हमारे लिए अगेंस्ट लाइफ ना होकर प्रो लाइफ है। पेनिसिलिन सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अकस्मात ही खोज निकाला था। यह एक प्रकार की चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। ये बैक्टीरिया चोट लगने पर घावों में गंभीर संक्रमण उत्पन्न करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों सैनिकों को इस प्रकार के संक्रमण के कारण जीवन भर के लिए विकलांग होना पड़ा था, क्योंकि घावों में एक बार स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर जीवन को बचाने के लिए अंग काटने पड़ते थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मानवता के दुश्मन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक दिन दुर्घटनावश उन्होंने स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ के लिए एक ऐसी कल्चर प्लेट का उपयोग कर लिया जिसको ठीक से साफ नहीं किया गया था। इस प्लेट पर फंगस लग चुकी थी और भूलवश फ्लेमिंग ने इस प्लेट पर स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को संवर्धित कर लिया था। फ्लेमिंग ने पाया कि फंगस के कारण स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ठीक से वृद्धि नहीं कर पा रहा है और अंततः स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी नष्ट होने लगी है, क्योंकि फंगस ने एक केमिकल कल्चर मीडियम में रिलीज कर दिया था जो कि तेजी से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी को नष्ट कर रहा था। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, जिसे सामान्य भाषा में ब्लू मोल्ड कहते हैं। फ्लेमिंग ने एक वंडर ड्रग पेनिसिलिन को खोज निकाला था, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों सैनिकों को विकलांग होने से बचाया था। पेनिसिलिन को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित करने के लिए चेन और फ्लोरी ने
फ्लेमिंग की मदद की। इसके लिए फंगस पेनिसिलियम क्रायोसोजेनम का उपयोग किया गया। यह एक महान खोज थी। सन 1945 में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को इस महान कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला। पेनिसिलिन की खोज ने मेडिसिन के फील्ड में एक नई शुरुआत कर दी थी। इसके बाद अनेकों एंटीबायोटिक्स खोज निकाले गए, जिन्होंने उपचार का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। मृत्यु दर एकदम से घट गई, क्योंकि अब मनुष्य ने माइक्रोब की मदद से ही जानलेवा माइक्रोब से लड़ना सीख लिया था। आज प्लेग, काली खांसी, गलघोटू, कुष्ठ रोग, तपेदिक जैसी बीमारियों का पूर्णतः इलाज संभव है। एक समय इन बीमारियों से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन अब ये 100% उपचारित है। आज हम एंटीबायोटिक के बगैर विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। माइक्रोब एंटीबायोटिक्स के अलावा कई केमिकल्स, एंजाइम्स और जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाला सिट्रिक एसिड एक फंगस एस्परजिलस नाइजर की मदद से बनाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका उत्पादन एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी की मदद से होता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम की मदद से ब्यूटायरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक एसिड का भी उत्पादन होता है। कई महत्वपूर्ण कार्बनिक अम्ल हमें बैक्टीरिया की मदद से मिलते हैं। लाइपेज वे एंजाइम हैं जिनका उपयोग डिटर्जेंट पाउडर में किया जाता है, क्योंकि ये कपड़ों पर लगे तेली धब्बों को साफ कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाला फलों का रस एकदम साफ होता है। इसमें हमें फलों का गूदा या रेशे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इसको एंजाइम पैक्टिनेज और प्रोटीएज से उपचारित किया गया होता है। ये एंजाइम भी हमें माइक्रोब की मदद से ही मिलते हैं। मेडिकल फील्ड में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। यह एंजाइम रक्त के थक्के को हटा सकता है, जो सामान्यतः हार्ट अटैक में पेशेंट्स के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे धब्बों को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब एंटीबायोटिक के अलावा कई ऐसे केमिकल प्रदान करते हैं जिनका उपयोग मेडिकल फील्ड में होता है। साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा जैव सक्रिय अणु है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है। तो ऐसे मरीज जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया होता है, उनमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखना होता है, जिससे कि बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। तो वैसे में साइक्लोस्पोरिन ए ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनको भी एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है। ईस्ट मोनास्कस परक्यूरस हमें स्टेटिन देते हैं। स्टेटिन वे दवाएं होती हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण में रखती हैं, जिससे भविष्य में हृदय रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इन दवाओं के उत्पादन में भी माइक्रोब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइक्रोब के विश्व का मानव सभ्यता से गहरा नाता है। आज माइक्रोब हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमें विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिसने मानव जीवन की गुणवत्ता को दिन ब दिन बढ़ाया है।
महानगर अनेक संभावनाओं से भरे हुए शहर होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। महानगर अपने आसपास की बड़ी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उन पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है। महानगर की बढ़ती आबादी पर्यावरण के लिए एक चुनौती होती है। जल संसाधन महानगरीय प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए महानगरीय प्रणाली में अवशिष्ट जल का उपचार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारे जल संसाधन प्रदूषित हो सकते हैं और जल आपूर्ति में बाधा पड़ सकती है। महानगरों में बड़े पैमाने पर हर दिन अवशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जो कि वह जल है जो हमारे उपयोग के बाद सीवर लाइंस में छोड़ दिया जाता है। इस अवशिष्ट जल का एक प्रमुख घटक मानव मल होता है, जो इस जल को प्रदूषित कर देता है। मानव मल युक्त अवशिष्ट जल को सीवेज कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। इसमें से कई सूक्ष्मजीवी रोग कारक भी होते हैं। यदि भूलवश इस प्रकार के सीवेज से पीने योग्य जल का संदूषण हो जाए, तब टाइफाइड, अमीबियासिस, डायरिया, कॉलरा जैसी अनेकों गंभीर बीमारियां शहर में फैल सकती हैं। इसलिए सीवेज का उचित उपचार करना जरूरी होता है। नदियों और अन्य जल संरचनाओं में इस अवशिष्ट जल को मुक्त करने से पहले इसका उचित उपचार किया जाता है। इसे हम सीवेज ट्रीटमेंट कह सकते हैं। महानगरों और अन्य शहरों में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए विशेष प्रकार के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं, जहां पर माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में हमारी मदद करते हैं। माइक्रोब वे जीवित संयंत्र हैं जो सीवेज के पूर्णतः निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनसे बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट की कोई अन्य तकनीक अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उन माइक्रोब का उपयोग किया जाता है जो पहले से ही सीवेज में पाए जाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। संपूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहले पद को प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है और दूसरे पद को सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। यही वह पद है जहां पर माइक्रोब का उपयोग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट की शुरुआत प्राइमरी ट्रीटमेंट से होती है, जिसमें मुख्य रूप से सीवेज को फिल्टर किया जाता है और फिर इसका अवसादीकरण किया जाता है। इन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य सीवेज वाटर से छोटे बड़े कणों को भौतिक रूप से निकालना होता है। सीवेज के अंदर अनेक सामग्रियां जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स, कॉटन, घरेलू अवशिष्ट भी तैर रहे होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में सबसे पहले फिल्ट्रेशन के द्वारा तैरते हुए कचरे को हटाया जाता है। इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से इसको छाना जाता है, जिसमें बड़े आकार के विशेष फिल्टर से प्रारंभ करके अंत में छोटे आकार के फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से तैरता हुआ कचरा सीवेज से निकल जाता है, पर अब भी इसमें मिट्टी, रेत और बारीक कण उपस्थित होते हैं। इनको हटाने के लिए सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े बड़े टैंक उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। ये बारीक कण कुछ समय के बाद इन टैंक में तली पर जमा हो जाते हैं। इन्हें प्राइमरी स्लज कहते हैं। इसके ऊपर उपस्थित सीवेज जल को इफ्लुएंट कहते हैं। इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकालकर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बड़े आकार के टैंक में डाल दिया जाता है, और इन बड़े आकार के टैंक को एरेशन टैंक कहते हैं।
इन एरेशन टैंक में इफ्लुएंट को लगातार मशीनों के द्वारा मथा जाता है और वायु को भी टैंक में पंप किया जाता है। इन क्रियाओं के कारण इफ्लुएंट में एरोबिक माइक्रोब तेजी से वृद्धि करते हैं। ये तीव्र वृद्धि करने वाले माइक्रोब्स जाल के समान नेटवर्क बना लेते हैं जिन्हें फ्लॉक्स कहते हैं। इन फ्लॉक्स में फंगल फिलामेंट में बैक्टीरिया के समूह जुड़े होते हैं। ये तेज वृद्धि करने वाले माइक्रोब्स इफ्लुएंट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल का बड़ा भाग उपयोग कर लेते हैं। इससे इफ्लुएंट का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी हद तक घट जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जिसका उपयोग 1 लीटर जल में उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का सूचक होता है। जिस जल का बीओडी जितना अधिक होता है उसका प्रदूषण स्तर उतना ही अधिक माना जाता है। सीवेज वाटर का बीओडी अधिक होता है क्योंकि उसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए सीवेज वाटर को एरेशन टैंक में तब तक उपचारित किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी कम ना हो जाए। जैसे ही इफ्लुएंट का बीओडी कम हो जाता है तब उसे आगे सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है। इन सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स का अवसादन किया जाता है। ये फ्लॉक्स टैंक के तल पर जमा हो जाते हैं। सेटलिंग टैंक के तल पर जमा फ्लॉक्स अब एक्टिवेटेड स्लज कहलाते हैं, जिनका एक छोटा हिस्सा एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है जो वहां पर इनोकुलम या प्रारंभक के रूप में काम करता है। बचे हुए एक्टिवेटेड स्लज को बड़े आकार के अवायवी स्लज डाइजेस्टर में पंप कर दिया जाता है। यहाँ पर वे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बगैर ऑक्सीजन के वृद्धि करते हैं। ये अवायवी बैक्टीरिया एक्टिवेटेड स्लज में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को पचा लेते हैं। इस पाचन प्रक्रिया के दौरान अवायवी जीवाणु बड़े पैमाने पर गैसीय मिश्रण को उत्पन्न करते हैं जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख घटक होते हैं। यह गैसीय मिश्रण बायोगैस कहलाता है जो कि ज्वलनशील होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इफ्लुएंट का बीओडी कम होना इस बात का सूचक होता है कि इसकी प्रदूषण क्षमता काफी हद तक घट चुकी है। अब इस जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। अब यह जल उपचारित हो चुका होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने पर कोई हानि नहीं पहुंचती है। अवशिष्ट जल के उपचार की पूरी प्रक्रिया में माइक्रोब्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हर दिन कई मिलियन गैलन अवशिष्ट जल का उपचार करते हैं। पूरे विश्व में सीवेज वाटर के उपचार का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका ज्ञात नहीं है। लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से मनुष्य माइक्रोब की मदद से प्रदूषित जल को उपचारित करता आ रहा है। हाल के कुछ दशकों में महानगरीय जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। आज सीवेज वाटर की मात्रा पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, पर इसके उचित उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। इस असमानता के कारण आज बड़े पैमाने पर बगैर उपचार किए सीवेज वाटर को सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे जल प्रदूषण की समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है। शहरों में अनेक जल जनित गंभीर बीमारियां मनुष्यों को प्रभावित कर रही हैं। भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को लागू किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है। इन योजनाओं के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल उपचारित सीवेज वाटर ही नदियों में छोड़ा जाए। नदियां आदिकाल से कई मानव सभ्यताओं का केंद्र रही हैं। भारत में नदियों को देवी स्वरूप माना जाता है। कई तीज त्योहार नदियों के तट पर मनाए जाते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा भारत की पहचान है। ऐसे में इन नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक तरह से हमारी संस्कृति को सहेजना भी है। याद रखिए, जल है
तो कल है। जंगल हमारी अर्थ के लंग्स हैं जो वायु का शुद्धिकरण करते हैं। जंगल कई जीव जंतुओं का घर भी है। मनुष्य के लिए जंगल अनेक संसाधनों का स्रोत है। जंगल के आसपास बसे गांव के लोग अक्सर जंगल की ओर रुख करते हैं क्योंकि वहां से उनकी अनेकों आवश्यकताएं पूरी होती है। सूफिया खातून एक ग्रामीण घरेलू महिला है। उन्हें रोज भोजन पकाने के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां बीननी पड़ती है। फिर वे घर आकर अपना चूल्हा सुलगाती हैं, तब कहीं जाकर भोजन पक पाता है। चूल्हे में जलती लकड़ियों का धुआं उनके फेफड़ों में जमा हो रहा है और कुछ दिनों से सूफिया को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। पर हाल ही में उनके गांव में ग्राम पंचायत ने एक पहल की है और वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाया है। गांव में बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ये बायोगैस प्लांट सूफिया जैसी अनेकों महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। अब ना लकड़ी बीनने जंगल जाना पड़ता है और ना ही धुआं फेफड़ों को प्रभावित करता है। बायोगैस एक साफ ईंधन है जो ऑर्गेनिक वेस्ट से उत्पन्न होता है। बायोगैस ने गांव की पूरी जीवन शैली को प्रभावित किया है। बायोगैस एक तरह का गैसीय मिश्रण है जिसमें प्रमुख रूप से मीथेन गैस पाई जाती है जो कि एक बेहतर ज्वलनशील ईंधन है। बायोगैस का उत्पादन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाशीलता से होता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि माइक्रोब्स अपनी उपापचयी प्रक्रियाओं या मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान विभिन्न प्रकार के गैसीय अंतिम उत्पाद बनाते हैं। गैस का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोग किया जाने वाला माइक्रोब कौन सा है और किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जब चीज बनाया जाता है या फिर अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार ब्रेड बनाते समय भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऐसा देखा गया है कि जब अवायवीय जीवाणु या एनारोबिक बैक्टीरिया बगैर ऑक्सीजन वाले वातावरण में सेलुलोजिक पदार्थों पर वृद्धि करते हैं तब बड़े पैमाने पर मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसमें मीथेन प्रमुख गैस होती है, इसलिए ऐसे बैक्टीरिया मीथेनोजन्स कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं। मीथेनोजन बैक्टीरिया कैटल्स के स्टमक के एक भाग र्यूमेन में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कैटल्स या चौपायों के भोजन का एक प्रमुख भाग सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए उनके स्टमक में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का विखंडन कर सकें। यह कैटल के पोषण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पद होता है।
मनुष्य के स्टमक में ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। कैटल्स में अवशिष्ट पदार्थ या मल को डंग या गोबर कहा जाता है। यह मीथेनोजन बैक्टीरिया से धनी होता है, इसलिए कैटल डंग या गोबर का प्रयोग बायोगैस के उत्पादन में करते हैं। बायोगैस को इसीलिए गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस के उत्पादन के लिए विशेष प्रकार के बायोगैस प्लांट्स का निर्माण करना होता है। ये वास्तव में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वे अवस्थाएं प्रदान करते हैं जिनसे कि अधिकतम बायोगैस उत्पादन हो सकता हो। एक बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट से बना बड़ा सा टैंक होता है जो कि तकरीबन 10 से 15 फीट गहरा होता है। इस भूमिगत टैंक में जैव अवशिष्ट एवं गोबर को संग्रहित किया जाता है। गोबर का घोल जो स्लरी कहलाता है वह इस टैंक का एक प्रमुख घटक होता है। एक तैरने वाला ढक्कन या फ्लोटिंग कवर स्लरी के ऊपर रखा होता है। जैसे जैसे टैंक के अंदर बायोगैस का उत्पादन होता है वैसे वैसे यह फ्लोटिंग कवर ऊपर की ओर उठने लगता है। टैंक में बायोगैस का उत्पादन मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट होता है जिससे पाइप के माध्यम से आसपास के घरों में बायोगैस प्रदान की जाती है, जो एक साफ स्वच्छ ईंधन होती है। इस पर ग्रामीण लोग भोजन पकाते हैं। यह एक सस्ता, गैर प्रदूषणकारी और बेहतर ज्वलनशील गुणवत्ता का ईंधन है। जिस स्लरी से बायोगैस निकाली जा चुकी होती है अब वह पूर्णतः डिकम्पोज हो चुकी होती है। इसको एक दूसरे आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में किया जाता है। यह न्यूट्रिएंट से धनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो कि खेतों में उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। बायोगैस प्लांट्स ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक सफलतम सिद्ध हुए हैं क्योंकि वहां पर गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। गांव में विभिन्न उपयोगों के लिए कैटल्स या चौपायों को पाला जाता है। ये दूध का उत्पादन करने के साथ साथ कृषि में भी उपयोगी होते हैं। आज भारत के कई गांवों में गोबर गैस या बायोगैस की मदद से रोशनी भी की जा रही है और भोजन भी पकाया जा रहा है। भारत में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अथक प्रयासों से बायोगैस के उत्पादन की प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। इसे गांव-गांव तक पहुंचाना भारत सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। बायोगैस का उत्पादन वेस्ट मैनेजमेंट का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यदि सही तकनीक का उपयोग किया जाए तो कोई भी वस्तु वेस्ट नहीं हो सकती है और हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर धारणीय विकास कर सकते हैं। हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण एक ऐसी धरोहर है जिसे हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपना होगा और बायोगैस प्रणाली ईंधन का एक ऐसा स्रोत है जो हमारे पर्यावरण को किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम भाग्यशाली हैं जो हमारे आसपास पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। हमें अपने पसंद के भोजन को चुनने की आजादी है। हमारे लिए भोजन एक आनंद का स्रोत भी है। पर सन 1845 में आयरलैंड में सच्चाई कुछ अलग थी। जमीन पर बिखरे एक एक दाने के लिए आपस में लड़ते लोग।
किसी म्यूजियम में रखे नर कंकालों की तस्वीर पेश करते भूख से बिलबिलाते बच्चे, बूढ़े और जवान। उनकी अस्थियां कुछ इस कदर उभरी हुई थी जैसे कभी भी चमड़े को भेदकर बाहर आ जाएं, और आसपास सड़ान छोड़ती लाशें और उन लाशों को नोचते कुत्ते और गिद्ध। यह तस्वीर है सन 1845 के आयरलैंड के अकाल की, जिसने विश्व के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि आयरलैंड में उस वक्त खाने पीने की चीजें नष्ट हो चुकी थी। आयरलैंड में मुख्य फसल आलू थी। आबादी का अधिकांश हिस्सा आलू की फसल पर निर्भर था। सितंबर 1845 में आयरलैंड में अकाल काफी रहस्यमय तरीके से शुरू हुआ। आलू के पौधे में पत्तियां अचानक काली हो गई और धीमे धीमे आलू की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी, और इसका कारण एक फंजाई या कवक फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस थी। इस फफूंद के स्पोर हवा के जरिए पूरे खेतों में फैल चुके थे। परिस्थितियां इतनी विषम थी कि किसी भी खेत में एक भी आलू सही सलामत नहीं था। सन 1840 के दशक की शुरुआत तक लगभग आधी से अधिक आयरिश आबादी अपने आहार के लिए आलू पर पूरी तरह निर्भर हो गई थी। बाकी की आबादी ने भी बड़ी मात्रा में आलू से जुड़े ही उत्पादों का सेवन किया। आलू की सिर्फ एक या दो अधिक पैदावार देने वाली किस्मों पर आयरलैंड की निर्भरता थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अनुवांशिक विविधता आलू की फसल में लगभग समाप्त हो गई थी, और एक फफूंद के संक्रमण से आलू की पूरी फसल नष्ट हो गई और आयरलैंड अकाल की चपेट में आ गया। मौसम और अन्य बीमारियों के कारण अतीत में भी खराब होती फसलें देखी गई थी, लेकिन यह समस्या कुछ अलग थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था कि पूरे देश की फसल खराब हो गई हो। जमीन से खोदे गए आलू पहली नजर में देखने पर बेहतर लगते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वे सिकुड़ जाते और सड़ जाते। आलू की फसल की इस बीमारी को लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहा गया, जिसका कारण फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फंगस थी। आयरलैंड का अकाल इतना भयंकर था कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आयरलैंड की आबादी जो 1844 में 8.4 मिलियन थी, वो 1851 में घटकर 6.6 मिलियन हो गई थी। तकरीबन 1 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी से और अकाल से मर गए। सन 1921 में जब आयरलैंड ने आजादी हासिल की, तब इसकी आबादी उतनी ही थी जितनी 1840 के दशक की शुरुआत में थी। भारत भी एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसे आज ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। सन 1943 में बंगाल ने अब तक के सबसे क्रूरतम अकाल को देखा। इसके परिणाम स्वरूप 40 लाख से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। यह वह दौर था जब बंगाल की आबादी तकरीबन 6 करोड़ थी। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल ने बंगाल को सामूहिक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। अकाल के कारण लोगों को घास खाने पर मजबूर होना पड़ा। भूखे लोग तिल तिल मरने की जगह ट्रेनों के सामने आकर खुदकुशी करने लगे थे। बंगाल में हुए अकाल की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें अपने मरे हुए परिजनों को दफना देने की ताकत भी नहीं बची थी। महिलाओं में भी इतनी हिम्मत ना थी कि दूध मुहे बच्चे को आंखों के सामने दम तोड़ता देख पाती, इसलिए वे उन्हें नदियों और कुओं में फेंक दिया करती थी। जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थी। यह अकाल सन 1943 की गर्मी से शुरू हुआ था और 1944 के शुरुआती दिनों तक बंगाल एक डेथ चैम्बर बना रहा। जब सन 1944 में बंगाल में चावल की बम्पर उपज हुई, तब जाकर कहीं अकाल का असर कम हुआ। लोगों के घरों तक अनाज पहुंचा, उन्होंने उसे छुआ और पेट की भूख मिटाई। धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा, लेकिन आंखों के सामने भूख से छटपटाकर मरते लोगों का दर्दनाक मंजर वे कभी नहीं भूल पाए। अकाल में आबादी के बीच भोजन की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण भोजन ना मिलने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। अकाल के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान,
खराब मौसम, पौधों की बीमारियां या युद्ध। हालांकि पिछले 50 वर्षों में पूरे विश्व में इस तरह की घटनाओं में एक नाटकीय गिरावट आई है। पौधों की बीमारियों और कीटों के कारण उत्पन्न होने वाले फसल विनष्टीकरण को जैव नियंत्रक एजेंटों के रूप में माइक्रोब के उपयोग से बहुत अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। बायो कंट्रोल से तात्पर्य पौधों की बीमारियों और कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक तरीकों के इस्तेमाल से है। आधुनिक कृषि में इन समस्याओं को रसायनों के उपयोग से हल किया जा रहा है, जिसमें कीटनाशकों और पेस्टिसाइड का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। ये रसायन सफल तो हैं, लेकिन ये हमारी प्रकृति को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण की समस्या भी साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। वैसे में बायो कंट्रोल ही एक बेहतर उपाय दिखलाई देता है। कृषि में कीटों को नियंत्रित करने की एक विधि है, जो कि बाहरी इस्तेमाल किए गए रसायनों की बजाय प्राकृतिक शिकार पर निर्भर करती है। एक किसान जो जैव नियंत्रण की विधि में अपना यकीन रखता है, उसे हम जैविक किसान कह सकते हैं। जैविक किसान का एक प्रमुख विश्वास यह है कि जैव विविधता फसलों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जितनी अधिक विविधता होगी, उतना ही अधिक फसल उपजाऊ होगी। जैविक किसान एक ऐसी प्रणाली बनाने का काम करता है जहां कीटों को संपूर्ण समाप्त नहीं किया जाता है, बल्कि एक जीवित और क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र को बनाया जाता है, जिसके भीतर जांच और संतुलन की एक जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। जैविक किसान का मानना है, जिन जीवों को अक्सर हम कीट के रूप में वर्णित करते हैं, उनका उन्मूलन करना एक बेहतर उपाय नहीं है और उनका संपूर्ण उन्मूलन संभव भी नहीं है। यह अवांछनीय भी है, क्योंकि उनके बिना पर्यावरणीय तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। दरअसल सभी कीट फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरे कुछ कीट उन कीटों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कीटों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाए, उनके भोजन के पैटर्न को समझा जाए, तो हम कीटों की मदद से ही कीट नियंत्रण कर सकते हैं। लाल और काले चिन्हों वाले बीटल, लेडीबर्ड और ड्रैगन फ्लाइज एफिड्स और मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी हैं। माइक्रोबायल बायो कंट्रोल एजेंटों का एक बेहतर उदाहरण बैक्टीरिया बैसिलस थुरिजेंसिस भी है, जिसे कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैसिलस थुरिजेंसिस के शुष्क स्पोर आज पाउच के रूप में मार्केट में उपलब्ध हैं, जिन्हें पानी के साथ मिलाकर यदि फसलों पर छिड़का जाता है तो कीट के लार्वा खत्म हो जाते हैं। दरअसल जब लार्वा या कैटरपिलर स्पोर को खाता है, तब उसके आंत के अंदर ये स्पोर सक्रिय हो जाते हैं और इनके अंदर उपस्थित प्रोटीन से कीट की आंत में छेद हो जाता है और वह मर जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इस प्रणाली को और अधिक सुधार दिया है। बैक्टीरिया बैसिलस थुरिजेंसिस के जीन को निकालकर वैज्ञानिकों ने फसल के अंदर डाल दिया है, और इसका ही एक उदाहरण है बीटी कॉटन। यह भी जैव नियंत्रण का ही एक तरीका है। पादप रोग के उपचार में उपयोग के लिए विकसित किए जा रहे जैविक नियंत्रण में एक कवक ट्राइकोडर्मा का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ट्राइकोडर्मा की प्रजातियां फ्री लिविंग फफूंद हैं, जो रूट इकोसिस्टम में बहुत आम हैं। वे एक ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो अनेक प्रकार के पौधों के पैथोजन से लड़ने में सक्षम हैं। और तो और आज वायरस भी बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वायरस है बेकुलो वायरस। बेकुलो वायरस ऐसे पैथोजन है जो कीटों को और अन्य आर्थ्रोपोडा को नष्ट कर सकते हैं। ये जैव नियंत्रण में सफलतापूर्वक उपयोग किए जा सकते हैं। अधिकांश बेकुलो वायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के समूह से आते हैं। ये वायरस केवल उन्हीं कीटों को मारते हैं जिनके लिए विशिष्ट हैं। ये सभी कीटों को नष्ट नहीं करते हैं, अर्थात इनका कार्य क्षेत्र संकीर्ण स्पेक्ट्रम में होता है। ये एक बेहतर बायो कंट्रोल एजेंट है, क्योंकि इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये पौधों पर, अन्य जीवों पर और गैर लक्ष्य कीटों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। आज भारत सरकार इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है, जिसमें कि लाभकारक कीटों को और अन्य पदार्थों को सुरक्षित प्रकार से उपयोग किया जाता है, विशेषकर तब जब पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में हम इनका उपयोग कर रहे हों। हानिकारक कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने की तकनीक जैव नियंत्रण का एक प्रमुख हथियार है। खेतों में जितनी अधिक विविधता होगी, उतनी ही अधिक स्थिरता होगी। सूक्ष्मजीवी इतने सक्षम जीव हैं जो कि मानव सभ्यता को अकाल से बचा सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स को जान लेना आज किसी वरदान से कम नहीं है।
एक समय था जब भारत का प्राथमिक व्यवसाय कृषि था। अधिक उपजाऊ भूमि के कारण और पूर्वजों से प्राप्त कृषि ज्ञान की मदद से भारतीय लोगों के बीच खेती एक व्यवसाय के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। जैसे जैसे दशक बीतते गए, भारतीय किसानों ने सूखा, बेमौसम बारिश और भी कई समस्याओं का सामना किया, जैसे कि पर्याप्त तकनीक का ना मिलना, महंगी रसायन और उर्वरक खरीदने के लिए लोन पर निर्भर होना। इससे किसानों को खेती करना बड़ा ही कठिन हो जाता था। कई किसानों ने खेती छोड़ दी और वे रोजी रोटी के लिए शहरों की ओर पलायन कर लिए। शायद यही कारण है अधिकांश माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे किसान बने। इसकी बजाय वे चाहते हैं कि बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बने या अन्य आकर्षक व्यवसाय करें जिससे वे अपने करियर को सफलतम बना सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कृषि के प्रति जुनून रखते हैं और उसे बेहतर करने का प्रयास कर खेती कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है प्रमोद की। एक पूर्व ऑटोमोबाइल इंजीनियर प्रमोद ने सन 2006 में खेती की ओर रुख किया और आज उनका 1 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर है। खेती में जैविक पद्धति का इस्तेमाल किया और खेतों में जैव उर्वरकों का उपयोग किया। इससे प्रमोद को कम खर्च में बेहतर फसल प्राप्त हुई। सन 2006 से पहले प्रमोद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। वे लगातार एक जैसा काम करके असंतुष्टि का भाव महसूस कर रहे थे। वे नौकरी तो कर रहे थे पर वे खुश नहीं थे। अंततः प्रमोद ने इंजीनियरिंग छोड़ दी और वे अपनी 26 एकड़ की पैतृक भूमि पर खेती में हाथ आजमाने का फैसला कर लिए। शुरुआती दिनों में प्रमोद को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सफेद मूंगफली और आलू लगाए जो कीड़ों के संक्रमण से नष्ट हो गए और इस फसल से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए रसायनों पर आधारित उर्वरकों का प्रयोग किया और कीटनाशी भी इस्तेमाल किए। उन्होंने पाया कि अधिकांश फसलें संरक्षित हो गई हैं और वे अच्छी तरह से विकसित हुई हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए जितना पैसा उन्होंने खर्च किया वह उनके प्रॉफिट से कहीं अधिक था। तो प्रमोद को केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग करने का फैसला उचित नहीं लगा। इसके चलते प्रमोद ने अन्य फसलों को लगाने का फैसला किया और जैव उर्वरकों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने कई प्रकार के जैव उर्वरक पता लगा लिए और पाया कि यह तरीका अधिक प्रभावी है और लाभदायक भी है। सन 2008 में प्रमोद ने संतरे, अमरूद, नींबू, मीठे नींबू, कच्चे केले और तुअर दाल के पौधे लगाए, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। उन्हें इस प्रयोग से बम्पर फसल मिली और उनके लिए कृषि लाभ का व्यवसाय बन गया। इस सफलता को देखते हुए प्रमोद ने अपनी खुद की दाल मिल शुरू करने का फैसला किया। आज प्रमोद बंदना नामक ब्रांड के मालिक हैं और इस बैनर के तले वे बिना पॉलिश की हुई दाल को बेचते हैं। उनका वार्षिक कारोबार लगभग 1 करोड़ रुपए का है जो उन्हें दाल मिल से आता है और हॉर्टिकल्चर से अतिरिक्त 10 से 12 लाख रुपए वे प्राप्त करते हैं। जब वे इंजीनियर के रूप में नौकरी कर रहे थे उसकी तुलना में यह लाभ कई गुना अधिक था। प्रमोद खुश हैं। प्रमोद आर्थिक रूप से बेहतर हो चुके हैं और यह सब कुछ मुमकिन हो पाया उनके कृषि के प्रति प्रेम और बायो फर्टिलाइजर जैसे ऑर्गेनिक उर्वरकों के कारण, जिसने उनके शुरुआती दिनों में काफी सहायता की। बायो फर्टिलाइजर को जीवाणु खाद भी कहते हैं क्योंकि बायो फर्टिलाइजर एक जीवित उर्वरक है जिसमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। फसलों में बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस अमोनिया को और नाइट्रेट को पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। मिट्टी में पहले से उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और पौधे अब इन्हें आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। जीवाणु प्राकृतिक हैं
जीवाणु मिट्टी के अंदर कई परिवर्तन करने में सक्षम है। जीवाणु मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं और जीवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव भी नहीं छोड़ते हैं। रासायनिक खाद के लगातार और असंतुलित प्रयोग से हमारी कृषि भूमि और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मिट्टी में उपजाऊ शक्ति धीमे धीमे कम होती जा रही है। हमारे जलाशय और ग्राउंड वाटर दूषित होता जा रहा है। बायो फर्टिलाइजर ने काफी हद तक इन समस्याओं से निजात दिलाई है। बायो फर्टिलाइजर का पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। और तो और बायो फर्टिलाइजर किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए तथा रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रकृति प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी बायो फर्टिलाइजर तैयार किए हैं। राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर को मुख्य रूप से सभी तिलहनी और दलहनी फसलों में सहजीवी के रूप में जाना जाता है। यह पौधे की जड़ों में गांठें बनाकर रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वास्तव में बैसिलस रेडिसिकुला नाम का जीवाणु होता है। राइजोबियम के स्पोर को दाल के बीजों के साथ मिश्रित कर बो देने पर ये जीवाणु दाल के पौधे की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बना लेती हैं। इन गांठों में जीवाणु अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिससे पौधा इसे आसानी से ले पाता है। ये इसका परिवर्तन अमोनियम आयन में कर देते हैं। पौधे में जितनी अधिक गांठें होती हैं, पौधा उतना ही अधिक स्वस्थ होता है क्योंकि इन गांठों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। इन राइजोबियम जीवाणु के कारण दालों को किसी भी प्रकार के नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम ऐसे जीवाणु हैं जो मुक्त रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं, अमोनियम आयन में बदल सकते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीफाइंग जीवाणु कहलाते हैं। एजोटोबैक्टर मुक्त रूप से पाए जाने वाला जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है। एजोटोबैक्टर का उपयोग सभी गैर दलहनी फसलों में होता है। कुछ नीले हरे शैवाल जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। दरअसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों के लिए किसी भी काम की नहीं होती है जब तक कि इसे अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित ना किया जाए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में स्थिर कर देना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है और इसमें जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा देखा गया है कि बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करने से फसलों की उत्पादन क्षमता 5 से लेकर 20% तक बढ़ जाती है। चावल के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग बहुत ही लाभदायक है। यह चावल के लिए नाइट्रोजन और पोषक तत्वों का भंडार है। यह मिट्टी में क्षारीयता को भी कम करता है। जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया के अलावा कुछ कवक भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग की जाती है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ कवक का सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा फास्फोरस के पोषण को बढ़ावा देता है। फास्फोरस सॉल्वेंट बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर की अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे इस घुलनशील फास्फोरस को आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। बायो फर्टिलाइजर के अनेकों लाभ हैं, जैसे कि इससे जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, इनके प्रयोग से अंकुरण जल्दी होता है, पौधे की टहनियों में संख्या में वृद्धि होती है, तिलहन फसलों में तेल में वृद्धि होती है, मिट्टी की क्षारीयता भी कम होती है। वर्तमान में हमारे देश में कई प्रकार के जैव उर्वरक बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं और किसान मिट्टी के पोषक तत्वों की भरपाई करने के लिए और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए अपने खेतों में इन बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल किले की प्राचीर से कहे गए ये 2 शब्द भारत का एक प्रमुख नारा बन गए। यह नारा हमारे किसानों के महत्व को रेखांकित करता है, जो किसी भी स्तर पर सीमाओं पर खड़े जवान से कम नहीं है, परंतु अभी भी उनकी हालत दयनीय है। उनकी इस दशा को सुधारने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को शिक्षित करना, किसानों को उचित तकनीक का ज्ञान कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इसी का एक प्रयास है। किसानों की उन्नति और विकास पर ही देश की समृद्धि टिकी है। जय जवान जय किसान।